The Big Bang theory is a widely accepted scientific explanation for the origin of the universe. It posits that the universe began as an extremely hot, dense point of energy called a singularity and then rapidly expanded outward. This expansion is ongoing and is known as the cosmic inflation. According to the theory, as the universe expanded, it cooled down, allowing for the formation of elementary particles. These particles eventually combined to form atoms, which in turn formed molecules and eventually stars, galaxies, and planets. The Big Bang theory is supported by a vast amount of evidence, including the cosmic microwave background radiation, the abundance of elements in the universe, and the redshift of distant galaxies. While there are still some unanswered questions about the very early universe, the Big Bang theory remains the leading scientific explanation for its origin. Would you like to know more about specific aspects of the Big Bang theory, such as Unfortunately, I couldn't find a specific term or concept called तारों का जो तप है that has a widely recognized meaning. It's तारों का जो ताप है वो एक रंग का सूचक होता है का अर्थ और व्याख्या। आपने जो वाक्य कहा है वह खगोल विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है। तारों का ताप, हर तारा अलग अलग तापमान का होता है। यह तापमान तारे के आकार, उम्र और रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है। रंग, तारे का रंग उसके तापमान का एक प्रत्यक्ष सूचक होता है। संबंध, तारे जितने गर्म होते हैं उनका रंग उतना ही नीला होता है। जैसे जैसे तारे ठंडे होते जाते हैं उनका रंग लाल होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नीले तारे सबसे गर्म होते हैं, लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं, पीले तारे जैसे हमारा सूर्य मध्यवर्ती तापमान वाले होते हैं। यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? यह सिद्धांत हमें तारों के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद करता है, जैसे तारे की उम्र। तारे का रंग हमें उसकी उम्र के बारे में बता सकता है। तारे की रासायनिक संरचना, तारे के स्पेक्ट्रम, रंगों का पैटर्न का अध्ययन करके हम उसकी रासायनिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तारे की चमक, तारे का रंग उसकी चमक से भी संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, आकाश में चमकते हुए तारे अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। कुछ नीले, कुछ लाल और कुछ पीले होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अलग अलग तापमान वाले हैं। यह सिद्धांत खगोल विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। क्या आप इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप मुझसे तारों के तापमान, रंग और उनके बीच संबंध के बारे में और अधिक पूछ सकते हैं। अन्य ब्लैक होल का निर्माण। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन का अंत कर देता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अत्यधिक सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का पदार्थ इतना घना हो जाता है कि कोई भी प्रकाश या पदार्थ इससे बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। 1. तारे का जीवन चक्र। एक बड़े तारे के जीवन का अंत होने पर उसका ईंधन समाप्त हो जाता है। इसके बाद तारे का गुरुत्वाकर्षण उसे सिकुड़ने के लिए मजबूर करता है। 2. सुपरनोवा विस्फोट। जब तारा अत्यधिक सिकुड़ जाता है तो एक शक्तिशाली सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस विस्फोट में तारे के बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। 3. ब्लैक होल का निर्माण। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का केंद्र अत्यधिक सिकुड़ जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी प्रकाश या पदार्थ इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल के प्रकार। स्टेलर ब्लैक होल। ये सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल हैं जो तारों के जीवन चक्र के अंत में बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं और आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के आकार के होते हैं। ब्लैक होल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। ब्लैक होल का कोई आकार नहीं होता है, इसका केवल द्रव्यमान होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल का अंदर क्या होता है यह अभी भी एक रहस्य है। क्या आप ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं? ब्लैक होल की जानकारी का इतिहास काफी रोचक है। वास्तव में ब्लैक होल शब्द को सबसे पहले जॉन व्हीलर ने गढ़ा था, लेकिन ब्लैक होल के बारे में विचार सबसे पहले 18वीं शताब्दी में ही आ गए थे। 18वीं शताब्दी जॉन मिशेल और पियरे सिमोन लाप्लास जैसे वैज्ञानिकों ने इस विचार पर चर्चा की थी कि अगर कोई पिंड इतना घना हो जाए कि प्रकाश भी उससे बाहर न निकल सके तो क्या होगा। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षतावाद। 20वीं शताब्दी में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षतावाद ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया।
इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक नया नजरिया दिया और बताया कि कैसे अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड अंतरिक्ष को इतना वक्र कर सकते हैं कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सके। आधुनिक खगोल विज्ञान 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी में खगोलविदों ने ब्लैक होल के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने शुरू किए। उन्होंने दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। तो एक व्यक्ति को ब्लैक होल के बारे में जानकारी देने का श्रेय देना मुश्किल है। यह एक ऐसा विचार है जो कई शताब्दियों में कई वैज्ञानिकों के योगदान से विकसित हुआ है। क्या आप ब्लैक होल के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे, जैसे कि ब्लैक होल के प्रकार, ब्लैक होल का गठन, ब्लैक होल का अध्ययन कैसे किया जाता है, ब्लैक होल से जुड़े कुछ रोचक। चंद्रशेखर सीमा एक खगोलीय भौतिकी की महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक विशाल तारे के द्रव्यमान की अधिकतम सीमा को परिभाषित करती है, जिससे वो एक सफेद बौना बन सकता है। यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वो अपने जीवन के अंत में एक सफेद बौना बन जाता है। सफेद बौना एक बहुत ही घना अवशेष तारा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपक्षरण होता है। यह तब होता है जब तारे के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ संयुक्त होकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तो वो एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है और एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा का नाम भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस अवधारणा की खोज की थी। क्या आप चंद्रशेखर सीमा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या आपने अपना प्रश्न पूरा कर लिया है? पल्सर और क्वासर में क्या अंतर है? आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पल्सर और क्वासर दोनों ही अंतरिक्ष में होने वाली अत्यंत रोचक घटनाएं हैं, लेकिन इनमें कई अंतर हैं। पल्सर क्या है? एक पल्सर एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है जो नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। कैसे बनता है? जब एक विशाल तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद सिकुड़ जाता है तो उसका केंद्र एक न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। यह न्यूट्रॉन तारा अत्यंत घना होता है और तेजी से घूमता है। विशेषताएं: पल्सर एक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। जैसे लाइट हाउस से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वैसे ही पल्सर से रेडियो तरंगें निकलती हैं। यह रेडियो तरंगें नियमित अंतराल पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जिससे हमें पल्सर का पता चलता है। महत्व: पल्सर का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे, पदार्थ की स्थिति और ब्रह्मांड की उम्र। क्वासर क्या है? क्वासर एक बहुत ही दूर और चमकीला सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस AGN है। कैसे बनता है? क्वासर तब बनता है जब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में पदार्थ को निगलता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे क्वासर चमकदार दिखाई देता है। विशेषताएं: क्वासर ब्रह्मांड में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक है। वे बहुत दूर स्थित होते हैं और अक्सर युवा आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। महत्व: क्वासर का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के बारे में जान सकते हैं। पल्सर और क्वासर में अंतर। विशेषता: पल्सर, क्वासर। आकार: छोटा, लगभग एक शहर के बराबर। बड़ा, एक पूरी गैलेक्सी के केंद्र के बराबर। ऊर्जा का स्रोत: घूर्णन, सुपरमैसिव ब्लैक होल, उत्सर्जन, रेडियो